नमस्कार। अब मैं प्रस्तुत हूँ आपके सामने प्रेमचंद की अंग्रेजों द्वारा जब्तशुदा कहानी संग्रह सोजे वतन की चौथी कहानी शोक का पुरस्कार। इस कहानी में नायक कहता है कि मेरे पास जिंदगी में पैसों की कोई कमी नहीं थी, कोई सुख नहीं था। बस आज मैं और बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपनी एमए की परीक्षा पास नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं उस एमए की परीक्षा में पास हो गया था और अव्वल भी आया था। वाइस चांसलर साहब ने खुद मुझसे हाथ मिलाया था और मुझे जीवन के लिए अग्रिम शुभकामनाएं दी। दोस्तों ने खूब पार्टी की। रात को मैं जब लेटा तो मुझे मेरी पड़ोसी मिस लीलावती के बारे में ख्याल आया। मुझे लगा कि वो कितने सुंदर हैं, कितना हंसमुख स्वभाव है। कौन ऐसा भाग्यशाली पुरुष होगा जिसकी उसके साथ शादी होगी। मुझे दुख होता था कि मेरी शादी कर दी गई है, लेकिन जिसके साथ शादी की गई है उसको मैंने आज तक देखा भी नहीं था। कभी कभी मैंने उससे पत्राचार करने की कोशिश की थी, उसको पत्र भी लिखे थे, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद वो पढ़ी लिखी भी नहीं है। इसलिए मैंने मन ही मन में ये तय सा कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया चाहे मुझसे कुछ भी कहे, लेकिन मैं मिस लीलावती के साथ ब्याह रचाऊंगा। अब इसी बात को सोचते सोचते डायरी में बातों को लिखते लिखते मैं सो गया। इनकी पत्नी का नाम कुमुदिनी। जब ये सवेरे उठते हैं तो देखते हैं कि जिनके साथ इनकी शादी हो रखी है कुमुदिनी, उनके भाई निरंजन दास उनकी डायरी को पढ़ रहे हैं। इन्हें बड़ी शर्म महसूस हुई। निरंजन दास इनके मित्र भी बन चुके हैं और उन्होंने पूछा कि क्या आपने मेरी डायरी पढ़ ली। उन्होंने कहा हाँ। बताओ तो नहीं कुमुदिनी को। उन्होंने कहा नहीं। पर इन्होंने बात करते करते ये बताया कि घर पर पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं 2-3 दिन में अपने गांव जा रहा हूं, क्या तुम भी चलोगे। उसने मना कर दिया और उनके जाने के बाद नायक लीलावती से मिलने के लिए उनके घर जाते हैं। देखते हैं कि वो वहां पर है ही नहीं, ताला लगा हुआ है। पता चला कि वो काफ़ी बीमार हैं और इलाज के लिए नैनीताल गई हैं। वो बेचैन हो उठता है कि मुझे भी नैनीताल जाना है, लेकिन जब वहां जाकर के उसे लीलावती का पत्र मिलता है जिसमें उसने लिख रखा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नैनीताल जा रही हूँ और जब तक तुम मुझसे मिलने आओगे तब तक मेरे जीवन का अंत हो चुका होगा, इसलिए मुझे माफ़ कर देना। इस पत्र को पढ़ते ही वह बेचैन हो उठता है कि अब तो मैं नैनीताल जाऊँगा ही। लेकिन जब वो रास्ते में उनके पिता प्रोफेसर बोस से मिलते हैं और बोस जब उनको एक तार दिखाते हैं, टेलीग्राम दिखाते हैं, जिससे उन्हें ये जानकारी मिलती है कि मिस लीलावती अब इस दुनिया में नहीं रही, तो उन्हें बहुत दुख होता है। लीला की मृत्यु का समाचार सुनकर मैं बहुत दुखी हुआ। घर जाकर के रोने लगा। दोस्तों ने सलाह दी कि तुम अब कहीं घूमने चले जाओ, तुम्हारा मन बहल जाएगा। मुझे उनकी बात अच्छी लग गई और मैं 2-3 महीनों तक कभी विंध्याचल, कभी अन्य अन्य पहाड़ियों पर घूमने लग गया। जब मैं आबू में था तो मुझे पत्र मिला कि मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए चयन हो गया है। मन बिल्कुल नहीं था, लेकिन प्रिंसिपल के पत्र ने मुझे मजबूर किया और इस प्रकार से मेरा एक नियमित दिनचर्या सी चलने लग गई, लेकिन मन नहीं लगता था। एक दिन मैं जब रात को सो रहा था तो अचानक मुझे पड़ोस से एक बहुत सुंदर और मधुर गीत की आवाज़ आई, जो गीत लीलावती को बहुत पसंद था। गीत था पिया मिलन है कठिन बावरी। मुझसे नियंत्रण नहीं हुआ और मैं इस सोच को भी छोड़ करके कि रात को किसी अनजान व्यक्ति के घर जाना सही नहीं है, यह एक असभ्यता की निशानी है, लेकिन मैं वहाँ पर उस गीत को सुनने के लिए उनके पास चला गया। उस मधुर गीत को सुनने के बाद जब मैं उस घर में गया
तो मैंने देखा वहाँ पर 16-17 साल का एक नौजवान लड़का है जो उस गीत को गा रहा था। मैंने कहा कि आप तो इस कला के बड़े माहिर प्रतीत होते हैं, लेकिन उसने बोला कि नहीं, मैं बिल्कुल नौसिखिया हूँ। मैंने पूछा आप यहाँ कब से हैं? उसने कहा लगभग 3 महीने से। आपका नाम क्या है? तो उसने अपना नाम मेहर सिंह बताया। बातों से पता चला कि वह पंजाब का रहने वाला है और यहाँ पर पढ़ाई के लिए आया है। मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि एक स्टूडेंट होने के नाते, मतलब वह एक स्टूडेंट था और मैं एक प्रोफेसर था, मैं अपने शिष्टाचार को भूल रहा हूँ, एक बच्चे से इस तरह की बातें कर रहा हूँ। लेकिन नायक कहते हैं मेरा नियंत्रण नहीं था। मैंने उससे कहा कि इस गाने को एक बार ज़रा फिर से सुनाइए। उसने कहा कि मैं नौसिखिया हूँ, लेकिन बहुत निवेदन करने पर और यह देखने पर कि मैं रोया सा हो रहा हूँ, उसने मेरी बात का मान रखा और उस गीत को फिर से गाया, पिया मिलन है कठिन बावरी। उसकी आंखों में आंसू थे, कितने भाव से उस गीत को गा रहा था। उसने आंखों को खोल करके मुझसे कहा कि आप तशरीफ़ लाते रहिएगा, मिलते रहिएगा। अब मेरी स्थिति ऐसी हो गई थी कि मैं जब तक मेहर सिंह का गाना नहीं सुन लेता था, मुझे चैन नहीं आता था। मैं एक गुरु भी था, इसलिए अब उसको पढ़ाने लग गया। पढ़ाने में मुझे खास मज़ा आता और वह लड़का भी प्रतिभावान था। उसकी अंग्रेजी धीरे धीरे सुधरने लग गई, वह अब बोलने लिखने भी लग गया था। इस प्रकार वह शिष्य धीरे धीरे मेरा दोस्त बन गया। एक दिन मैंने दिल लगी में पूछा, क्या तुम्हारी शादी हो गई है? उसने कहा नहीं। मैंने कहा तुम्हें कैसी लड़की पसंद है? उसने कहा मैं शादी करूंगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मुझ जैसे जाहिल के साथ कौन शादी करना पसंद करेगा? मैंने कहा तुम जैसे योग्य बच्चे मिलते ही कहाँ हैं? मैंने कहा सच? उसने पूछा हम लोग क्या सच कह रहे हो तुम? मैंने कहा बेशक, और तुम जिसके साथ शादी करोगे वह लड़की तुम्हारे साथ खुश रहेगी। गर्मियों का मौसम था। मैं और मेहर सिंह शिमला गए हुए थे। वहाँ पर मैं बीमार हो गया, मुझे चेचक निकल आई। मेहर सिंह ने मेरी बहुत सेवा की। डॉक्टरों की मनाही होने के बावजूद कि मेरे कमरे में कोई ना आए, मेहर सिंह आता था, मेरी सेवा करता था। एक सगा भाई भी क्या सेवा कर सकता है जितनी सेवा मेहर सिंह ने की। एक दिन अचानक कान में मुझे डॉक्टर की आवाज़ आई जो मेहर सिंह से कह रहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी आंखें डबडबा गईं, मुझे लगा अब मैं बचूंगा नहीं। मैंने कुछ समय के बाद मेहर सिंह को सुसकते हुए, सिसकते हुए दुखी देखा। मैंने पूछा तुम रो क्यों रहे हो? उसने कहा नहीं, मुझे बस घर की याद आ गई थी। मैंने कहा सच सच बताऊं? तो उसने अपना एक शीशा मुझे दिया। जिस शीशे को देख करके जब मैंने अपने चेहरे को देखा कि मेरा चेहरा बिल्कुल खराब हो चुका है, तो जिस सौंदर्य पर मुझे गर्व हुआ करता था वह सौंदर्य मेरा अब जा चुका था। मैं नैनीताल से वापस जाने की तैयारी करने लगा। मेहर सिंह भी अपने गांव चला गया। तभी एक गाड़ी की आवाज़ आती है जिसमें से मिस लीलावती उतर कर आती है। मेरी आंखें आश्चर्य से फटी रह जाती हैं कि यह देवी क्या स्वर्ग से उतर आई। मैंने पूछा कि तुम क्या स्वर्ग से आई हो? उन्होंने कहा क्या तुम मुझे भूल गए लग रहा है। उन्होंने कहा नहीं, भूला नहीं हूँ, मैं तो तुम्हें जिंदगी भर नहीं भूल सकता। फिर जब उसने कहा नायक ने कि वो खत, वो तार किसने भेजे थे? उसने कहा मैंने ही भेजे थे और मैं तो नैनीताल में अपनी मामा के यहाँ थी। चलिए ये सब बातें होती रहेंगी। मैं तुम्हें अपनी एक लेडी फ्रेंड से मिलाती हूँ जो भी तुमसे मिलने के लिए बड़ी आतुर और व्याकुल है। हम बाहर गए। एक लड़की हिंदुस्तानी वेश में बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने देखा कि वह बहुत सुंदर है। मन प्रफुल्लित हुआ, लेकिन ऐसा लगा कि इसको मैंने कहीं देखा हुआ है। उसका तिल भी किसी से मिल रहा था। लीला ने कहा तुम तो बड़े तेज हुआ करते थे, क्या तुम
इतने कमज़ोर हो गए, ज़रा पहचानो। तो उन्हें लगा कि इसकी शक्ल तो मेहर सिंह से मिल रही है। तो लीला ने कहा, हाँ यही जो है मेहर सिंह था या थी। तो इस प्रकार से दोनों गले मिल जाते हैं और उनका मिलन होता है। लीलावती साइड में खड़ी होकर के खुश होती हैं, और जब नायक ये कहता है कि तुम सच्ची देवी हो और हम जब तक जिएंगे तुम्हारे उपकारी रहेंगे, कृतज्ञ रहेंगे, तो वह कहती हैं कि तुम्हें मेरे द्वारा दिए गए शोक का यह पुरस्कार मिला है। इस प्रकार से यह कहानी समाप्त होती है। इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि कभी कभी जो दुख हैं उनको हम महसूस नहीं कर पाते हैं, उन दुखों का बड़ा पुरस्कार हमें मिलता है। इसलिए जो परिस्थितियां हैं उनमें ज़्यादा नकारात्मक होने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा के विधान को जानने की कोशिश करें। इसी के साथ यह शोक का पुरस्कार कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद।